नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का न्यू सिलेबस बेंच अर्थात 2023 और 24 का जो सिलेबस में कटौती हुई है उसके अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस आया है उसके अनुसार हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5.1 वर्ग और वर्गमूल। तो दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको वर्ग और वर्गमूल सिखाने वाला हूं और गारंटी लेता हूं कि इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन में कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, चैप्टर का नाम ही क्या है, वर्ग और वर्गमूल है। तो हमें वर्ग और वर्गमूल को समझना जरूरी है। सबसे पहले देखो, वर्ग और वर्गमूल को समझते हैं। यदि हमने यहीं इसको समझ लिया तो आगे हमें तकलीफ नहीं होगा। सबसे पहले देखो, वर्ग क्या होता है। वर्ग से नाम से डिफाइन होता है किसी भी संख्या का स्क्वायर करना, अर्थात वर्ग का मतलब क्या है, किसी भी संख्या का स्क्वायर करना। मान लो कि मैं कहूँ कि 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, तो इसका मतलब उसके स्क्वायर करना। वर्ग का मतलब उसी संख्या का स्क्वायर करना। अब मैं कहूँ 3 का, तो उसका स्क्वायर करना। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर दो, यही उसका क्या है, वर्ग है। अर्थात वर्ग किसी संख्या का स्क्वायर करना, किसी संख्या का स्क्वायर करना ही क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। वर्ग क्या होता है, उसी संख्या का स्क्वायर करना। जैसे कि मैं कहूँ कि 1 का स्क्वायर किया, कितना आया, 1। मैं कहूँ 2 का वर्ग, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जैसे मैं कहूँ कि 1 का वर्ग, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, अर्थात 1 का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो ऊपर पावर होता है उसका मतलब क्या होता है, 1 का देखो, 1 का स्क्वायर है, ऊपर कितना है, 2 बार है। इसका मतलब 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 2 बार लिख दो। ठीक है, 1 को 1 से गुणा किया तब 1 ही आया। ठीक है, इस प्रकार करना है। जैसे मैं कहूँ कि 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग अर्थात 2 का स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर का मतलब 2 को 2 बार लिखना है। 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। ठीक है, देखो मैं लिख ही दे देता हूँ। देखो 1 × 1 2 × 2 बराबर 4। अर्थात 3 का वर्ग पूछे तो क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग अर्थात इसकी स्क्वायर कर दो। 3 × 3 स्क्वायर का मतलब 3 को 2 बार लिख दो। 3 × 3 कितना होता है, 9। अर्थात 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 हो गया। आई होप कि दोस्तों आप इनसे पहले भी मिल चुके होंगे वर्ग और वर्गमूल से, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, वर्ग और वर्गमूल, आपको जो वर्ग है इसकी स्क्वायर है वो कम से कम आपको 25 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। बिल्कुल ईजी है। जैसे जैसे हम इनको यूज में लेते जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, वैसे वैसे खुद ब खुद आपको याद होते जाएंगे। आपको टेंशन लेने की कहीं भी जरूरत नहीं है, आपको टोटल के टोटल मैं याद कराऊंगा। देखिए, अब मैं कहूँ 4 का वर्ग, तो आपको 4 का वर्ग क्या होता है, देखिए एक बार लिख देते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर हमारा पूरा चैप्टर फिनिश होने वाला है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 × 4 लिख दो। 4 का स्क्वायर, हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 16। इसी प्रकार 5 का वर्ग, 5 का वर्ग अर्थात 5 का स्क्वायर कर दो। 5 × 5 अर्थात 25। 6 का स्क्वायर, 6 का वर्ग, 6 × अर्थात 6 की स्क्वायर कर दो। 6 × 6 वर्ग का मतलब आप समझ गए होंगे, उसकी स्क्वायर करना। इसी प्रकार 7 का वर्ग पूछे तो 7 का वर्ग, 7 की स्क्वायर कर दो। जब जब वर्ग बोले उसका स्क्वायर करना है, कुछ नहीं करना है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 49 आया। इसी प्रकार 8 का, देखिए आपको लग रहा होगा कि मैं इतना क्यों लिख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पता चलेगा बाद में कि पूरा का पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है। यदि 8 का वर्ग पूछे तो उसका स्क्वायर कर देना। 8 × 8 कितना होता है, 64। इसी प्रकार 9 का वर्ग, 9 का वर्ग उस अर्थात 9 की स्क्वायर कर दो। 9 × 9 81। ठीक है, इसी प्रकार 10 का, देखिए हमारा 10 तक काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको 25 तक तो याद होने चाहिए। ठीक है,
देखिए वैसे तो खुद ब खुद याद हो जाते हैं, लेकिन जैसा आप अगर सुबह उठते पर रात सोते पर है, आप इनका यदि रिवीजन करते हैं तो आपको अच्छा याद हो जाता है। जैसे मैं डायरेक्ट बोलूँ कि 5 का स्क्वायर तो आप बोलेंगे 25, मैं कहूँ 6 का स्क्वायर तो आप बोलेंगे 36, मैं कहूँ 8 का स्क्वायर कितना है तो आप डायरेक्ट बोलेंगे 64। आपको इसकी पूरी गणना नहीं करनी है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। अब आपको बताऊँगा इसका पूरा खेल क्या था, मैंने क्यों लिखा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होगा। देखो ये है, इसका सबसे पहले ये समझो, मान लो कि कोई संख्या है यहाँ पे कि 2 3 4 5, ये सब। इसमें ये बताओ मुझे इकाई अंक कौन सा होता है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है इकाई अंक कौन सा होता है। इकाई अंक जो हमारा राइट हैंड होता है, जिस साइड हम बैठे होते हैं, मान लो कि राइट हैंड मेरा इस साइड है, ठीक है, आपका भी इस साइड होगा, तो ये है वो आपका इकाई का अंक होगा। क्या होगा, इकाई का अंक होगा। उसके साइड वाला दहाई का अंक, उसके बाद सैकड़े का, और इस प्रकार चलता रहेगा, ठीक है। और इसके बाद हजार का, ठीक है। अर्थात इकाई का अंक कौन सा होता है, ये वाला होता है। तो इसमें इकाई का अंक कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, तो 1। अब ये क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई का अंक क्या होगा। आप ये बताओ कि मान लो कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया, आप किस प्रकार करेंगे। आपके मन में एक ही आइडिया आएगा कि इनका स्क्वायर करके देख, वर्ग तो सर ने तो ये बताया था कि वर्ग करने का मतलब उसका स्क्वायर करना, तो आप 81 का वर्ग करेंगे, अर्थात 81 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लेते हैं कि 81 तो जी आप कर भी लेती हैं। फिर एक बार के लिए मान लो कि आपको 3 4 दे देते हैं, जैसे कि ये नीचे वाले 4 दे देते हैं, ठीक है, 4 का करना है, तो आप इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आधा टाइम तो यूँ ही वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पे ट्रिक बेस पे चलना है, ठीक है। जैसे कि इसने कहा इकाई के अंक, वर्गों के इकाई के अंक क्या होगा। इसका मतलब जैसे कि मैं कहूँ कि एक, देखो इसमें जितनी भी संख्या है इसके लास्ट में या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। देखो ये तो है नहीं, 9 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। या देखो आपने देखा हो इसका इकाई का अंक या तो 1 2 3, 9 में से कोई हो सकता है। और 9 की हमने वर्ग अर्थात 10 तक हमने वर्ग देख चुके हैं, अर्थात जो सभी का सभी मिलेगा वो इसके अंदर से ही मिलेगा। तो देखो या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। देखो इसमें 9 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 7 है। तो आपको ये बताना है इसके इकाई के अंक क्या होगा। तो देखो इसका लास्ट अंक क्या है, 1 है, और 1 का वर्ग क्या है, 1 ही है। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, आपको लिखना है इकाई का अंक 1 होगा, ठीक है। आपको पूरा लिखना है, इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार इसका भी बताना है। तो इसका लास्ट वाला 2 है, इकाई का अंक कौन सा है, 2 है। तो 2 का वर्ग देखो, 2 का वर्ग कितना है, 4 है। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा। आपको ये लगता होगा ना कि आप ऐसे नहीं कर सकती, तो एक बार आप 81 को 81 से मल्टीप्लाई करके देखना, उसका इकाई का अंक 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। 81 को 81 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 81 × 8 × 64, 1 16 और 5 और 6, अर्थात 6561 आ जाता है। कितना आ जाता है, 6561। और इसमें से क्या है, इसने कहा है कि संख्याओं के वर्ग करो, अर्थात मैंने वर्ग किया और उसकी इकाई का अंक पूछा है ना। तो इकाई का अंक कितना है मेरे पास, 1, और मैंने डायरेक्ट ही बता दिया था इकाई का अंक कितना है, 1 है। ये होती है ट्रिक, बिना टाइम लगाए अपना माइंड चलाना है बस। थोड़ा सा पूरा का पूरा चैप्टर आपकी अंगुलियों पर रटा दूंगा मैं, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार सेकंड वाला बताना है। सेकंड देखो इसका इकाई का अंक कितना है, 2 है। तो 2 का वर्ग कितना है, अर्थात 4 है। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, आपको लिखना है पूरा, तो मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इकाई का अंक कितना होगा, 4। इसी प्रकार इसकी इकाई के अंक में कितना है, 9 है। तो 9 का देखो, 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। तो हमें ये तो पता चल गया, जब हम इसका वर्ग करेंगे तो इसके लास्ट में क्या आएगा, 81 आएगा। तो 81 में हम इसका 1 उठा लेंगे, 1 क्या होगा, इकाई का अंक होगा। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार चेक करना है। इसी प्रकार इसमें 3 है इकाई का अंक, और 3 का वर्ग देखो, 3 का वर्ग कितना होता है, 9। अर्थात हमें पता है वर्ग करेंगे तो हमें लास्ट में इसका भी वर्ग करेंगे तो 9 तो ज़रूर ही मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार इसका देखो 4 का वर्ग करते हैं तो कितना मिलता है, 16 है। तो इसका इकाई का अंक कितना है, 6 है, ठीक है। इसी प्रकार इसका 7 का वर्ग करते हैं तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49। और इसके देखो 49 का इकाई का अंक कितना है, 9 है। इसी प्रकार 8 का वर्ग करते हैं तो कितना मिलता है, 64 है। और 64 में इकाई का अंक कितना होता है, लास्ट वाला 4। इसी प्रकार 0 का जब करते हैं, 0 का 0 ही आ जाएगा, ठीक है, इकाई का अंक। इसी प्रकार जब 6 का करते हैं तो 6 का करते हैं तो 36 आता है। 36 में इकाई का अंक कौन सा हो जाएगा, देखो मैं कहूँ 36 आया, 6 का स्क्वायर किया तो इसमें इकाई का अंक कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। ये तो दहाई का अंक है, तो इकाई का अंक पूछा है तो 6 लिख देंगे हम। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, और इसमें इकाई का अंक कौन सा है,
5। इस प्रकार आपको डायरेक्ट लिखना है। और आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो आप इसके वर्ग करके अर्थात इसको 81 से गुणा करके 272 को 272 से गुणा करके देख लेना, इसका इकाई का अंक सेम यही आएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको इस पूरे क्वेश्चन को हल करना था। यदि दोस्तों देखिए मैंने इसे शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको यह तरीका पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको यह तरीका कैसा लगा। मैं आपके लिए ऐसे ऐसे तरीके लेके आता रहूँगा। तो देखिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेम सेकंड क्वेश्चन ऐसा है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। वर्ग और वर्गमूल, और ये लगभग आपके मैक्सिमम मार्क्स की आती हैं, अर्थात मार्क्स भी अधिक लेके आते हैं आपके। और आपको कंपटीशन एग्जाम में भी इनका सामना करना पड़ेगा। यदि आप कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे तो सबसे पहले आपका इन्हीं का सामना होगा। यदि आपने यहाँ पर इसकी नींव मजबूत कर ली तो आपको आगे समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं इसकी सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही मज़ेदार है। थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, कुछ नहीं करना है। देखिए निम्न संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण दीजिए। सबसे पहले क्या कहता है कि पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। आपको देखिए इसमें क्या देखना होगा, आपने देखा होगा कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। आपने एक बात का तो ध्यान से देखा होगा कि जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 4 आता है, और 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 9। तो इनके देखो 4 के और 9 के बीच में बहुत सारी संख्या ऐसी बच गई जो नहीं आई, अर्थात क्या उनका भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अर्थात मान लो कि मैं कहूँगी 7 किसका पूर्ण वर्ग है, तो आप कहेंगे 7 तो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अर्थात ऐसी जो इनके मध्य ऐसी संख्या बच जाती है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे क्या क्या आ जाता है 1, 4, 9, 16, 25, 36, अर्थात इसका इकाई का अंक देखो क्या आ जाता है 4 भी आ जाता है, 9 भी आ जाता है, इसमें 1 भी आ जाता है। ठीक है, अर्थात जो इसका पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें चेक क्या करना है हमको, अर्थात देखो इसमें क्या क्या नहीं आ रहा है वो देखो, जो इसके देखो 1 भी आ रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है क्या लास्ट में, कहीं देखो 3 नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है क्या देखो, 4 आ रहा है, 4 तो आ रहा है, फिर 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 देखो कहीं इकाई का अंक मिल रहा है क्या आपको, नहीं मिल रहा है। एक बार आप देखते जाइए, मैं बता दूंगा कैसे। और इसके बाद देखो 8 आ रहा है क्या, 8 भी नहीं आ रहा है, फिर 9 तो आ रहा है, और 10 भी आ रहा है। तो ये देखो कि आपने देखा होगा कि जब हम वर्ग करते हैं तो ये इन संख्याओं को हम लास्ट में नहीं देख पाते हैं, अर्थात जब वर्ग करते हैं तो हमें इन संख्याएं ये अंतिम में नहीं मिलती है, अर्थात इकाई के अंक पर ये 4 संख्याएं नहीं मिलती है। ठीक है, इसका मतलब यदि किसी भी संख्या के अंत में ये 4 संख्या आए 2, 3, 7, 8, तो वह संख्या क्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो देखो एक कारण हमें यहाँ से मिल गया ना, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमें कैसे पता चला, हमने देखा वर्ग करके देखा, उसके अंत में हमें ये संख्या नहीं मिली, अर्थात इन संख्या का कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं निकलता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ हमें लास्ट में 2, 3, 7, 8 मिलेगा हम कह देंगे ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई का अंक इतना है। या फिर दूसरा, यदि आपको किसी भी संख्या के अंत में क्या मिल जाए, विषम संख्या में 0 मिल जाए, विषम संख्या में 0, विषम संख्या में 0, जैसे कि विषम संख्या का मतलब 1 0 मिल जाए, या फिर एक साथ 3 0 मिल जाए, या फिर एक साथ 5 0 मिल जाए, 1 2 3 4 5 ऐसे विषम संख्या मिल जाए तो वह हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आपको ये 2 कंडीशन याद रखनी है, या तो आपको 2 3 7 8 मिले तब, या फिर यदि विषम संख्या में 0 मिले तो वह हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो देखो क्या इसका प्रथम देखो 5 7, इसका इकाई का अंक क्या है 7 है, क्या यह पूर्ण वर्ग होगा, तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इसका इकाई का अंक 7 है और 7 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको लिख देना है कि यह पूर्ण वर्ग संख्या, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। कारण आपको पूरा लिखना है, देखो जगह नहीं है, मैं नहीं लिख पा रहा यहाँ पे। आपको क्या लिखना है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है 7 है। इसी प्रकार इसके अंदर देखना है क्या लिखेंगे, यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी इकाई का अंक क्या है 3, और कंडीशन क्या कहती है, इसका इकाई का अंक 2 3 7 हो 8 हो, वह क्या नहीं होता, पूर्ण वर्ग नहीं होता है। इसी प्रकार ये देखो इसका इकाई का अंक क्या है 8 है, अर्थात यह भी नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या।
वो इसका कारण देना है। देखो क्वेश्चन वाला बोल रहा है इसका कारण दीजिए, इसलिए कारण बताया मैंने। कारण क्या है, इसका इकाइकांक क्या है 8 है, इसमें देखो इसका इकाइकांक 2 है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। आई होप कि आप समझ रही होंगी। देखो थोड़ी जगह नहीं है इसलिए आप लिख लेना, मैं बोल के हर का बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन का बता रहा हूँ। इसके अंदर देखो अब क्या है 3 जीरो आ रही हैं और 3 जीरो का मतलब विषम संख्या में जीरो आ गई, विषम संख्या में जीरो आ गई, इसका मतलब क्या है ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में विषम संख्या में जीरो आ चुके हैं। इसी प्रकार क्या ये पूर्ण वर्ग है, तो ये भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका इकाइकांक 2 है। क्या ये जीरो ये है, तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इसके इकाइकांक भी इसके लास्ट में भी 3 जीरो आ रही हैं, अर्थात विषम संख्या में जीरो आ रही हैं। क्या यह पूर्ण वर्ग होगा, तो यह भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके इकाइकांक 0 है, अर्थात एक ही जीरो है, अर्थात विषम संख्या में जीरो है, तो नहीं होगा। इस प्रकार आपको लिखना है। देखो दोस्तों क्वेश्चन कहीं भी हार्ड नहीं है, आपको थोड़ा सा बस माइंड लगाना है, बस आपने थोड़ा दिमाग लगा लिया, क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए आपको यदि क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन सेकंड, तो प्लीज़ इस कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी पता लग सके कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए फ्रेंड्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। अब आपको ये बताना है कि ये जो संख्या है इनमें से कौन सी संख्या का वर्ग करने पर आपको विषम संख्या प्राप्त होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि विषम और सम क्या होता है। तो देखिए सम क्या होता है वो समझिए पहले। सम, यदि सम की बात करूं जिसके अंदर 2 का पूरा भाग चला जाए, 2 का पूरा भाग जाए, वह संख्या का क्या होती है, सम संख्या होती है। ठीक है, जिसके अंदर 2 का पूरा भाग जाए, जैसे कि मान लो कि 4 है, तो 4 में 2 का पूरा भाग जा रहा है, ये क्या है, सम संख्या है। और जिसके अंदर 2 का पूरा भाग नहीं जा रहा हो वह क्या कहलाती है, विषम संख्या। 2 का पूरा भाग नहीं जाता हो, ठीक है, लिख देना आपके लिए। तो देखिए सम संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाए और विषम संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाए। तो देखिए इसमें कहता है कि किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो एक बात बताओ कि हमने 10 तक वर्ग देखी, क्या देखिए 10 तक वर्ग देखी, तो इसमें से बताओ क्या, सबसे पहले एक बात गौर करने की, यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो 1 का वर्ग करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 1 का वर्ग करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। 2 का वर्ग करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। जैसे 3 का वर्ग करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 9। और 4 का वर्ग करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 16। और 5 का वर्ग करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 25। क्या आपको यहाँ से कोई बात दिखाई दी? तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो आपका आंसर यही है। तो आप देखो कि जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं, आपने देखो जब हम सम संख्या का स्क्वायर करते हैं तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होती है। तो दोस्तों आप कह देंगे कि हमें सम संख्या का ही नहीं पता है। तो देखिए सम संख्या क्या होती है, देखिए वैसे तो मैंने बता दी है, लेकिन सम संख्या जैसे कि सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 सम संख्या होती है। और विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, ये विषम संख्या होती है। ठीक है, देखो जब आपको पता है, जब हम सम संख्या कौन सी है, यहाँ पे 2 है, जब 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 4। और 4 भी क्या है, सम है। और जब देखो 3 क्या है, 3 क्या है, विषम संख्या। और 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, 9। और 9 भी क्या है, विषम ही है। अब देखो 4 का स्क्वायर करते हैं कितना मिलता है, 16। और 16 भी क्या है, सम संख्या ही है। और 5 का स्क्वायर करते हैं 25, और 25 भी क्या है, विषम। अर्थात यहाँ से हमारे पास एक आंसर निकल के आता है कि जब हम सम संख्या का स्क्वायर करते हैं तो हमें सम संख्या ही मिलती है, और विषम संख्या का स्क्वायर करते हैं तो विषम संख्या मिलती है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे पूछा क्या गया है कि किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। इसमें से बतानी है कौन सी संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि यदि यहाँ इसके इकाई के अंक में कोई भी विषम संख्या है तो उसका वर्ग भी विषम संख्या होगा, यदि सम है तो उसका सम ही वर्ग होगा। जैसे कि 1 है, 1 का वर्ग करते हैं तो 1 क्या आता है, अर्थात ये क्या होगा, विषम संख्या होगी। ठीक है, इसी प्रकार जब 6 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 36 प्राप्त होता है। और 36 क्या है, सम। तो आपको बता देना है कि इस संख्या का वर्ग कैसा प्राप्त होगा, सम। और इसका देखिए जब 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 81। और 81 क्या है,
विषम संख्या है, तो इस संख्या का जब वर्ग करेंगे तो हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, देखो हम डायरेक्ट पता कर रहे हैं कैसे, बस इतना सी मेथड से हम पूरा का पूरा क्वेश्चन हल कर रहे हैं। जब हम देखो 4 का स्क्वायर करते हैं कितना प्राप्त होता है 16, और 16 भी क्या है सम, अर्थात इस संख्या का जब वर्ग करेंगे और इस संख्या का वर्ग करेंगे तब तो हमें सम संख्या प्राप्त होगी, और जब इस संख्या का और इस संख्या का वर्ग करेंगे तो हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। हम डायरेक्ट बता सकते हैं। तो हमें पूछा क्या है, किस संख्या का वर्ग करने से विषम संख्या होगी, तो आप लिख देना 1 और 3 का वर्ग करने पर हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, वर्ग करने पर विषम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देखिए यदि फिर भी आपको कहीं दिक्कत हो गई है तो आप वापस देख लेना इस क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन कभी रटना नहीं दोस्तों, क्योंकि लाइफ में रटी हुई चीज़ कुछ दिनों तक याद रहती है, लेकिन समझी हुई चीज़ जीवन भर चलती है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आगे वाला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टेड और दिमागी क्वेश्चन आ रहा है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही दिमागी और इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कहता है कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कर रिक्त स्थान भरिए। आपको इसको ध्यान से देखकर इसका उत्तर बताना है। ठीक है, क्या बताना है, इसका आंसर बताना है। इसको सबसे पहले ध्यान से देखो जब 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है। तो आप बताओ 11 का तो स्क्वायर कर लिया हमने, 21 आ गया, क्योंकि हमने 11 का स्क्वायर तो ईजी है, 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया और 121 प्राप्त हुआ। अब बताओ 101 का स्क्वायर, मान लेते हैं 101 का भी स्क्वायर करना आ जाता है। फिर बताओ 1001 का भी कर लेते हैं। क्या इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर करना इजी काम है, अर्थात हम कम टाइम में इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं। और इतना बड़ा क्वेश्चन, अर्थात कितनी स्क्वायर करनी पड़ रही है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें इतने जीरो के अंदर हमारा गलत होने का चांस भी बढ़ जाता है। तो हमें इस तरह इस क्वेश्चन को नहीं करना है, हमें उसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ध्यान से हमें इसको देखना है। सबसे पहले देखो इसको 11 के बीच में कोई जीरो नहीं है ना, तो 11 का स्क्वायर कितना आ गया 121। आप तो इस 2 को पकड़ो, इस 2 को देखो बीच में रखना, हर बार 2 को बीच में रखना। ठीक है, अब आप देखेंगे कि देखो इस यहाँ पे 11 था, इसके बाद इन दोनों के बीच में क्या आ गया 0, तो इस 2 के इनके बीच में भी क्या हो जाएगा, एक के 0 लगा दो दोनों के बीच में। देखो 2 के इस साइड भी 0 और 2 के इस साइड 0, एक 0 आया था ना। अब आगे देखो इसमें 2 0 आ रहा है, तो 2 के इस साइड भी 2 0 लगा, इसकी 2 के इस साइड भी 2 0 लगाए। इसका मतलब जितने जितने जीरो बढ़ रही हैं उतने उतने जीरो 2 के इस साइड और इस साइड लगाए जा रहे हैं। तो अब तो हम ट्रिक का पता लग गए। अब तो हमसे कितना भी बड़ी संख्या का क्यों ना पूछ ले। अब देखो इसमें क्या है 4 0 है, तो इसका मतलब 2 के इस साइड भी 4 0 है, लगा दो, और इस साइड भी 4 0 लगा दो, और बिना स्क्वायर करके देखो हमारा आंसर आ रहा है। इसी प्रकार देखो यहाँ पे 6 0 है, तो इसका मतलब 2 के इस साइड भी 6 0 आएगी और 2 के इस साइड भी 6 0 आएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अर्थात बिना स्क्वायर करे हम इतनी बड़ी संख्या का वर्ग बता रहे हैं। इसे ही कहती हैं वर्ग और वर्गमूल, इसे कहती हैं मेथड। देखो मैथ बड़ी ही मस्त और काम की चीज़ है, इससे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। इसे यदि आपने ध्यान से समझा तो आपको वास्तव में इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार सेम का सेम क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी देखते हैं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 वैसे तो उसके जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखिए ध्यान से देखने पर आपको दिखाई देगा कि 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है। मान लो कि यहाँ पे ऊपर 1 भी दे रखा है, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है। तो आप ये देखो, आपको ये बताना है, तो आप इन्हें एक बात नोटिस की होगी कि जब 11 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, और एक का स्क्वायर करते हैं तो कुछ इस प्रकार आता है। तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि इसका जो फर्स्ट में है वो 1 आ रहा है, क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब जो देखो यहाँ से देखो इस प्रकार लहर चल रही है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1 आएगा। देखो यहाँ पे भी 1 आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, फिर देखो इसके लास्ट में भी देखो 1 चल रहा है, तो इसका मतलब लास्ट में भी क्या आएगा 1 आएगा। अब देखो अब ये 1 आया था, ये 2 क्या है बीच की संख्या है, इसको छोड़ो एक बार। इसके बाद देखो ये 0 0 है, तो यहाँ से देखो 0 0 चल रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 0, और यहाँ पे भी देखो 0 0 चल रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 0। फिर देखो यहाँ पे देखो 2 2 चल रहा है, क्या चल रहा है, यहाँ से देखो 2 चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 2 आएगा। ऐसे देखो 2 आ रहा है, देखो लहर चल रही है, आप ध्यान की होगी। देखो मैंने तो आगे पीछे लिख दिया, थोड़ा सा काउंटिंग नहीं हो रहा है। देखो सबसे पहले 1 चल रहा था, फिर 0 0 आ रहा है, फिर 2 2 आ रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार इधर भी देखो 2 2 2, और आपने यहाँ पे भी देखा होगा, देखो यहाँ पे 2 आ गया।
देखो 1 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया। फिर उसके बाद देखो 3, इसके बाद 2 के बाद क्या है 0, और 0 देखो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पे भी देखो 2 के बाद 0 है नहीं। इसी प्रकार देखो यहाँ पे 2 के जस्ट बाद क्या है 0 रहते हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 है। इस प्रकार देखो लहर चल रही है, समझे। इसी प्रकार क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो देखो यहाँ पे भी 3 आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा 3 आएगा, तो लिख दो 3, और यहाँ पे 3 है ही, और इसी प्रकार 3 की लहर इस प्रकार बनती जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो क्या आएगा, यहाँ पे देखा होगा 1 2 3, पहले एक संख्या थी तब तो कुछ नहीं, फिर 2 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद क्या आएगा, अब दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, और 4 के बाद 5। अब आप ध्यान दे दीजिए 1 1 1 2, देखिए 2 2 2 0 0 0 1 1 1, इस प्रकार देखिए थोड़ा सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन अभी तक पूरा फिक्स तरीका नहीं है। देखिए आपने वैसे तो ऐसे ही होगा, लेकिन मैं बता दूं कि आपका थोड़ा काउंटिंग है, थोड़ा जल्दबाजी में थोड़ा आगे पीछे लिख गया है, लेकिन फिर भी आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये देखो यहाँ पे 1 की लहर आ रही है, इसी प्रकार 1 की लहर आ रही है, लेकिन इसको हल करने के तरीके तो वैसे और भी है, लेकिन वो भी मैं बता दूँगा डिटेल से। लेकिन आप अभी के लिए इतना याद रखना कि यहाँ पे 1 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 1 आ रहा है, ठीक है। और जी अब देखो यहाँ पे क्या रहा है 1 के बाद 0 1 के बाद 0 1 के बाद 0 1 के बाद 0 है, कितना है, कितनी संख्या है देखो, ये 2 2 4 2 3 6 और 2 4 8 2 5 10 और 1 11 है। तो इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट में तो 1 आना ही आना है, फर्स्ट और लास्ट में तो 1 आना है। फिर देखो 0 1 0 1 0 1 है, तो यहाँ पे देखो 4 था, 1 और बढ़ गया, तो 1 0 और बढ़ा दो, 0 1 0 1 और 0 1 और 0 1, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इसको करना था दोस्तों। थोड़ा सा देखिए अलग था, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन इसका मैं बेसिक तरीका भी लेके आ जाऊँगा जल्दी। लेकिन आई होप यहाँ पे आपको यही याद रखना है फिलहाल के लिए। देखिए ये तरीका भी फिक्स है, क्योंकि जो आपकी NCERT बुक है उसके अकॉर्डिंग है, जो आपका एग्जाम्पल है वो इसी के अकॉर्डिंग कराया गया है, ठीक है। अभी तक इसका कोई परफेक्ट तरीका नहीं पता चला है, ठीक है। तो देखिए फिर भी यदि थोड़ा टाइम मिला तो इसको सोल्यूशन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए संख्या को प्राप्त कीजिए। क्या करना है, देखिए इस पूरे प्रतिरूप को ध्यान से देखना है, और इसका जो खाली स्थान दिया गया है, देखो ये खाली स्थान है, उसको क्या करना है, भरना है, ठीक है, अर्थात फिल करना है। तो देखिए दोस्तों आपको ध्यान से देखने पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। देखो मैं करके दिखाता हूँ, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अर्थात जब इसको जोड़ूं तो ये 9 प्राप्त होना, ये जब इसको जोड़ूं तो इसे 9 प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए जोड़ के देखते हैं, 4 और 4 8 और 9, अर्थात दोनों क्या है 9 प्राप्त हो रही हैं, ठीक है। ये तो देखो दोनों प्राप्त हो रही हैं, लेकिन हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे इनको खाली स्थान में बढ़नी है, लेकिन हमको इस तरीके से नहीं करना है। अगर हम इस तरीके से जोड़ेंगे तो हम आगे जाके हम सही परफेक्ट वैल्यू नहीं लेके आ सकते। तो आपको क्या करना है, आपको मैं एक नई तकनीक बताता हूँ। आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले फर्स्ट और 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2, यहाँ पे कितना आया 2। अब देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, अर्थात फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करने पर तीसरी वैल्यू निकल के आती है, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करने पर तीसरी वैल्यू निकल के आती है। इसी प्रकार देखो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 की स्क्वायर निकल के आया। इसी प्रकार देखो 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, देखो इजी हुआ ना। इसी प्रकार देखो 5 को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 30 आ जाए, तो आपको आंसर होगा कि 5 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 30 आ जाएगा, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार 6 7 42, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 42 का स्क्वायर। इस प्रकार आपको क्वेश्चन का आंसर देना था, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। यदि आपको फिर भी समझ में आया है तो प्लीज़ इस कमेंट करके बताना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, तो चलिए लिख लेता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए फ्रेंड्स इसको ध्यान से देखना है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि योग सक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करना है, अर्थात आपको बिना इनको जोड़े क्या ज्ञात करना है, इनका योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए यदि जब आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो फ्रेंड्स आपको एक छोटा सा नियम याद रखना है। जब आपको कह दिया जाता है कि बिना योग सक्रिया के आपको योगफल ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है, जितनी संख्या दी जाती है अर्थात जो विषम संख्या दी जाती है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे सभी क्या लिखी हुई है विषम संख्या, देखो 1 3 5, अर्थात विषम संख्या जितनी विषम संख्या होती है उनके वर्ग करने पर विषम संख्या का वर्ग ही क्या कहलाता है,
उसका योग कहलाता है। अर्थात देखो यहाँ पे कितनी विषम संख्या है, 1 3 5 7 9, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, कितनी विषम संख्या है, 5, अर्थात 5 का वर्ग इसका क्या होगा, योग होगा। तो देखो 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है, 25। आपको योग करके भी देखो, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24 और 1 25। देखो योग करने पे भी 25 प्राप्त हुआ, लेकिन हमें तो क्या कहा गया, बिना योग किए गए, योग सक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करना था। तो देखो जब आपके पास विषम संख्या हो तो आपके नियम याद रखना है कि उन विषम संख्याओं की जितनी संख्या होता है उनका वर्ग करने पर उनका योगफल प्राप्त होता है। देखो यहाँ पे देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात 10 है तो 10 का स्क्वायर कर दो। 10 का स्क्वायर कितने करते हैं तो कितना आता है, 100। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो कितना ईजी सा मेथड है। देखो आपकी कक्षा 8 का मेथड बिल्कुल ईजी सा है। इस बार तो आपके लिए बहुत ही अच्छा काम किया है कि आपको सिलेबस में भी कटौती कर दी, आपको इतना हार्डवर्क भी नहीं करना होगा इस बार तो। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। देखो इसलिए देखो फ्रेंड्स मैं देखो फटाफट लिख रहा हूँ ना, 12 की स्क्वायर 10 की स्क्वायर, इसलिए आपको स्क्वायर याद होना अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए फ्रेंड्स चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद ये हमारा चैप्टर 5.1 कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बारीक से समझाया। यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इस प्रकार समझाना कैसा लगता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इजी सा है, ध्यान से देखना। क्या कहता है पार्ट कि 49 को, देखो अभी तक हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है ना, जस्ट उसका उल्टा किया है, जस्ट उसका उल्टा कर दिया। देखो 49 को 7 विषम संख्या के योग के रूप में लिखिए। हमने अभी तक क्या किया था, जो विषम संख्या थी उसका योग किया था। अब ये कह रहा है 49 को 7 विषम संख्या के योग के रूप में लिखना है। तो आपको देखो, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 49 किसका वर्ग है। देखो 49 किसका वर्ग है, 49 किसका वर्ग है, सॉरी 49 किसका वर्गमूल है, 7 का वर्गमूल है। अर्थात 7 का स्क्वायर करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 49 प्राप्त होता है। तो दोस्तों अर्थात 7 विषम संख्या, इसका मतलब 7 कौन कौन सी विषम संख्या होती है, जो प्रथम 7 विषम संख्या है वही उसका योग क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, जो अभी तक हमने देखी है पहले वाले क्वेश्चन में। तो मेरे आपको याद भी होगा, देखो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर और फिर 13 का स्क्वायर। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। और देखो कितनी लिखनी थी हमें, 7 विषम संख्या। जो प्रथम में देखो 1 3 5 7 9 11 13 जो विषम संख्या होती है उनको लिखना था। और हमने स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता चला कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो इसको हम इस रूम में लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट भी देखो, 121 को 11 विषम संख्या के योग के रूप में लिखना है। कितना लिखना है, 11। तो देखो 11 का स्क्वायर करके देखो कितना होता है, 121 आता है, 121 आता है। अर्थात तो प्रथम 11 विषम संख्या लिखो, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। कितना हो गया फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरे हो गए और यही इसका आंसर होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये किस प्रकार लिख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जो मैंने सम और विषम बताए थे, जो प्रथम विषम संख्या है उसके योग के रूप में लिखना है। देखो 1 के बाद 3 विषम संख्या आती है, उसके बाद 5 आती है, फिर 7 आती है, तो इसके रूप को आपको लिखना था, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। यदि समझ में आया तो प्लीज़ ये कमेंट करके बता देना, ठीक है। इसके बाद इसका अंतिम क्वेश्चन है, बिल्कुल मज़ेदार और छोटा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं उससे भी। तो देखिए फ्रेंड्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है कि निम्न संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है ये बतानी है। तो देखो 12 और 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है, जैसे कि देखो मैं कहता हूँ 12 का स्क्वायर करती हैं तो कितना आता है, 144 आता है, और 13 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 169 आता है। तो देखो ये आपको तभी याद होगा जब आप इनको याद करेंगे। देखिए आप एक साइड एक पेज पे लिख लेना, 1 का स्क्वायर इतना होता है, 2 का स्क्वायर इतना होता है, और आपके जो रूम होता है स्टडी रूम उसके आगे चेप लेना। अर्थात जब भी आप वहाँ से गुजरे अर्थात वहाँ पढ़े तो आप उसको एक बार पढ़ लेना, ये आपकी हर लाइफ वर्क काम आएगी। फ्रेंड्स याद रखना,
तो देखो आपको ये बताना है कि 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर में बीच में कितनी संख्या है। तो देखो 144 और 169 के बीच में संख्या कितनी है, जबकि 144 और 169 को काउंट नहीं करना है। तो चलिए लिखते हैं। देखो 144 के बाद कितना आता है, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 52, 53, 54, 55, 56 और 57, 158, 159, 160, 161, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 144। देखो 144 और 169 तक मैंने संख्या लिख दी। आपको ये बतानी है इनके बीच में कितनी संख्या है, जबकि हम 144 और 169 को काउंट नहीं करना है। तो देखो गिनो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, अर्थात 24 संख्या है जो इनके बीच में होती है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है। तो देखो जितनी आगे बड़ी बड़ी संख्या होगी, क्या हम इतनी संख्या लिख सकते हैं पेपर में, हमारे पास इतना टाइम होता है। तो देखिए हमें इस तरीके से नहीं करना है, हमें शॉर्ट ट्रिक से काम लेना है। जब भी आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक डायरेक्ट याद रखना है 2 1, ठीक है। एक फार्मूला याद रखना है 2 1, ठीक है। जहाँ अन क्या है, अन क्या है, जहाँ जो आपको दो संख्या दी जाती है 12 और 13, जो प्रथम संख्या होती है ना, प्रथम संख्या, वह अन का मान होता है। प्रथम संख्या क्या होता है, प्रथम संख्या ही अन का मान होता है, ठीक है। अन का मान होता है, अन का मान होता है, प्रथम संख्या अन का मान होता है। तो प्रथम संख्या यहाँ पे क्या है, 12 है। तो देखो ये 12 है, अन इक्वल टू कितना हो गया, 12। और मेरे पास फार्मूला कितना है, 2 × 12, 12 दूनी 24। कितनी संख्या आई बीच में, 24, और हमने ज्ञात कितनी की, 24। तो देखो शॉर्ट मेथड थे, ज्ञात हो गया ना। इसी प्रकार इसके अंदर भी देखो अन बराबर, देखो प्रथम संख्या कितनी है, 25। तो फार्मूला कितना है, 2 1। तो देखो 2 × 25, 25 दूनी कितना हो गया, 50। तो बीच में संख्या कितनी आ गई, 50 आ गई, ठीक है। इसी प्रकार इसके अंदर भी देखो 99 और 100 के बीच में अन बराबर कितना आ गया, यहाँ से प्रथम संख्या को अन मानते हैं 99, और फार्मूला क्या है, 2 × अन की जगह कितना है, 99। और जब 99 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 198। तो देखो क्या 198 संख्या लिख सकते थे क्या, हम नहीं लिख सकते थे फ्रेंड्स। तो देखिए इस प्रकार ये शॉर्ट मेथड है, बिल्कुल छोटे छोटे इनकी ट्रिक है, आपको इन सभी ट्रिक को याद करना है। देखिए फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर थोड़ी तबीयत डाउन थी, इसके लिए सॉरी। इसके लिए थोड़ा, इसलिए आपको क्वेश्चन में थोड़ा करंट भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी मेरे से जितना हो सका मैंने इसके अंदर कोशिश करने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है और यदि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। और देखिए वो क्वेश्चन था उसका मैं नया मेथड लेके आऊँगा, आपको डरने की ही नहीं जरूरत है, ठीक है। अभी के तो मैंने जो आपका NCERT मैथ के जो बुक थी उसके अकॉर्डिंग करा दिया, लेकिन मैं आपका नया उसका पैटर्न लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स देखिए मेरी आज तबीयत ठीक नहीं था, फिर भी मैंने आपको इन क्वेश्चन को करवाया था। लेकिन आप अपनी कक्षा के लिए, अपनी मम्मी पापा के लिए नहीं पढ़ सकते, तो फ्रेंड्स आपके लिए धिक्कार है आपकी लाइफ पर। तो देखिए आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, और आज जो वादा करता हूँ मैं आपके साथ पूरा का पूरा मैथ कक्षा 8 का आपको इस पूरे चैनल पर मिलेगा, वो भी बिना किसी शुल्क के। तो फ्रेंड्स आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी पढ़ाई रेगुलर चलती रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट पॉइंट अर्थात चैप्टर 5.2 के साथ। तभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत।